सो हिस्ट्री का करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि जो बाद में वीडियो भेजता हूँ उसमें तो ठीक ही रहता है, लेकिन आपकी स्क्रीन कैसी है वो देखना जरूरी है। हु छोटी रहती है। अच्छा, रोटेट करके देखो ये लोग कैसे बता रहे हैं। हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल, जो रोटेशन होता है ना इसमें, हर एक फ़ोन में एक होता है कि रोटेट कर लो फ़ोन, तो फ़ोन में रोटेट वाला ऑप्शन दबा के जब रोटेट करोगे तब सही आती है। हम भी वैसे करते हैं तभी हमारी स्क्रीन बड़ी आती है। हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू रिच, ये किसने कहा? सेड दैट task of representing the people, representing the people has been given to rich. So that is मीराब्यू, जीन पॉल मारत, रॉस्यू या जॉर्जस डेंटन। तो इसमें तो ये नहीं दिया है जो अभी सीओ आप बता रही हैं, इन्हीं सब में बताओ। मारत ने बोला था, जीन पॉल मारत। सो फिर उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मालूम है, गुलोटिनाइज कर दिया गया था। National Assembly framed a constitution in 1791 to limit the powers of. National Assembly ने constitution बनाया था, made a constitution, जो टेनिस कोर्ट में बनाया था in 1791 to limit the powers of. एक मिनट ऑप्शन बताता हूँ। पावर्स ऑफ मोनार्क, वेल्दी मैन, बिजनेसमैन, प्रेस। ओके, इट इज करेक्ट। पावर्स ऑफ मोनार्क या किंग भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन में मोनार्क लिखा है। हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, व्हाट इज द थर्ड स्टेट? हु, अच्छा, कि मतलब इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट किसने ये लिखा था कि थर्ड स्टेट की क्या क्रिटिकल कंडीशन है, इसके बारे में एक पैम्फलेट छापा था जो बहुत, जिसका नाम हुआ, जैसे पर्चे छपवाते हैं ना लोग बंटवाने के लिए। सो हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावकारी पर्चा था, इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट। व्हाट इज द थर्ड स्टेट, और उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। सो इट इज, ये बात सही आपने कही है, एबेसियाई, क्या एबेसेइज है ना? अब इसको कैसे आपके टीचर CIS बोलते हैं? ओके, एबेसियाईएस, ठीक है। अच्छा, which group of people did not join the Jacobin club? Which group of people, इन्होंने जैकोबिन क्लब ज्वाइन नहीं किया? People did not join the Jacobin, जो सेंट पॉल जैकोबिन थे उन्होंने एक क्लब बनाया था, तो किन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया? तो इसमें है आर्टिजन, शॉपकीपर, डेली वेज वर्कर एंड मैन विद प्रॉपर्टी। क्योंकि थर्ड क्लास में एक ऐसी क्लास भी थी जिसके पास थोड़ा पैसा था, तो अब क्या था कि वो लोग थर्ड स्टेट के गरीब लोगों की देखभाल नहीं करते थे। नेशनल असेंबली बन चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका था, नेशनल असेंबली के पास पावर भी थी, लेकिन क्या उन्होंने उन आर्टिजन की ओर और लैंडलेस पर्सन की ओर कभी ध्यान दिया
कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं की ओर ध्यान दिया जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो हायर टैक्स पेयर थे। तो जैकोबिन क्लब जो बनाया गया था वो आम लोगों के लिए, जैसे दास वॉल्क कहा जाता है आम लोग, तो वो स्ट्रिप्ड पैजामा पहनते थे। वो कौन लोग थे? तो वो लोग बहुत गरीब लोग थे जो लैंडलेस थे। ठीक है, सो इसको किसने ज्वाइन नहीं किया? थर्ड स्टेट के ही किसने ज्वाइन नहीं किया? मेन विद प्रॉपर्टी। लेडीज ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, और सभी लोगों ने, वर्कर्स ने भी ज्वाइन किया, लेबर्स ने भी ज्वाइन किया, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। नेशनल असेंबली इन्हीं की तो थी जो कंजर्वेटिव रिजाइम के थे। फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट। फ्रेंच वुमेन ने क्या मांग की? हाँ, डिमांडेड द राइट। अब इसमें कई ऑप्शन है। ए, टू वोट, सेकंड है टू बी इलेक्टेड इन असेंबली, टू बी इलेक्टेड इन असेंबली, कि नेशनल असेंबली में भी उनको जगह मिले, पॉलिटिकल शेयर मिले, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और साथ में कोई डेजिग्नेशन मिले, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो कौन सा सही होगा? ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट इज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप अमेरिकाज। तीन ऐसे जगह थे जहां उनके बीच में आपस में दासों का व्यापार होता था। द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। स्लेव आते कहां से थे? ट्रेड, हाँ, टुक प्लेस बिटवीन यूरोप। यूरोप में तो लोग अपने घरों के लिए रखते थे, यूरोप। और अमेरिका में स्लेव को क्यों ले जाते थे? वहां उनसे काम कराते थे। ठीक है, एंड तीसरी चीज क्या है? कौन सा और तीसरा कंट्री है जिनके बीच में होता था? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका आपने ठीक बताया है। अफ्रीका से आते थे, कुछ चले जाते थे अमेरिका, कुछ चले जाते थे यूरोप। अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वोर। क्या पहनते थे स्लेव? जब हाँ, फ्री द स्लेव वोर, रेड कैप ही होगा, रेड कैप। Who was not considered passive citizen? Who were? किनको पैसिव सिटीजन नहीं माना जाता था? Who? हाँ, नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि वो वोट देते थे। पैसिव सिटीजन्स, तो वुमेन, चिल्ड्रन, नॉट प्रॉपर्टी मैन एंड वेल्दी पीपल। हाँ बेटा, मुझे ना मैथ्स में एक डाउट है। वो जो पॉलिनोमियल्स है ना सर, उसमें जो डिवीजन होता है वो मुझे उसकी साइन में कंफ्यूजन है बहुत। किस वाले में? पॉलिनोमियल में? तो हम आपका एक क्लास ले लेंगे अभी 7:30 में, तो मैं आपको डिवीजन सिखा दूंगा। ठीक है, 7:30। ओके ना, मतलब नॉट कंसीडर्ड पैसिव सिटीजन्स। स्लेव वोर, वो क्या पहनते थे? तो वो क्या पहनते थे बताओ? रेड कैप पहनते थे। थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड। थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग आते थे? द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं।
एक तो पुअर सर्वेंट्स आते थे, स्मॉल पीजेंट, फिर पीजेंट एंड आर्टिजन, और फिर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट एंड लॉयर्स, क्या ये सभी आते थे? सो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बिग बिजनेसमैन भी तो उसी में आते थे, एक्सेप्ट नोबिलिटीज एंड क्लर्जी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन किसके समय में थी? विच ऑफ द फॉलोइंग, कन्वेंशन किसके समय में थी? कौन था हेड कन्वेंशन का? फॉलोइंग मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, फिर उसके बाद डायरेक्टरी आई जो 5 मेंबर्स की थी, वाज टेकन बाय कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ने क्या निर्णय लिया? डिक्लेयर फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या एबॉलिश द मोनार्की, या ऑल मेन एंड वुमेन अबाउट 20 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट, या डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक। रॉबेस्पियर के टाइम पे था मैक्सिमिलियन, कुछ उसने सुधार कार्य भी किए थे ना। चार ऑप्शन है। डिक्लेयर्ड फ्रांस एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डिक्लेयर्ड फ्रांस, तो फ्रांस को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दी? वो तो पहले ही थी। हाँ, क्योंकि उसके बाद वोटिंग हुई थी, और वोटिंग में ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया था, मालूम है। तो ये ऑप्शन गलत है, और रिपब्लिक बना था, 3 बार रिपब्लिक बना है फ्रांस। तो ये पहला समय था, फर्स्ट रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक। 1871 तक का हिस्ट्री है फ्रांस का। तो थर्ड रिपब्लिक 1871 में है, जब नेपोलियन बोनापार्ट 3 ने अपनी गद्दी छोड़ी, तो फ्रांस फुल फ्लेज रिपब्लिक बन गया, और ये पहला रिपब्लिक बना। तो उसने डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। फ्रांस एज रिपब्लिक, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही वोटिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो वोटिंग से जो चीज बनी हो तो वो रिपब्लिक है, गणतंत्र। नाउ हाउ डज, दैट इज ए रूलिंग ऑफ पीपल, रिपब्लिक का ये मतलब है। हाउ डज ए सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, इसका क्या मतलब है? हाउ डज अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। सो सब्सिस्टेंस यानी चीज़ों की का अभाव हो गया, तो बैड हार्वेस्ट हो गई, लीड टू स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, बैड हार्वेस्ट लीडिंग टू स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, जिससे अनाज की कमी हो गई। नेक्स्ट है फूड प्राइसेस राइज एंड द पुअरेस्ट कैन नॉट बाई ब्रेड, फूड प्राइजेस राइज एंड उसमें तेजी आई, एंड पुअर कैन नॉट बाई ब्रेड। और तीसरी चीज लीड्स टू वीकर बॉडीज, डिसीज, डेथ एंड इवन फूड राइट्स। तो इसकी क्या मैक्सिमिलियन 94 में ली, हाँ बोलो। गुलोटिन है 94 में हुआ, 1 मिनट देखते हैं। सो व्हेन वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गुलोटिन्ड? सो इसमें दिया है डाइड, देखो डाइड पढ़ो, तो डाइड कब दिया है? 94 है ना, 36 की है, तो 94 में गुलोटिन हो गया। मतलब 93 से 94 तक उसका रेन ऑफ टेरर है ना।
फिर उसके बाद सितंबर में गुलोटिन किया गया उसको। अब देखते हैं तो जुलाई में हुआ होगा ना, सितंबर से तो स्टार्ट हुआ था। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, मंथ चेक कर लेना। सो डिसीज, डेथ्स एंड फूड राइट्स, ये सारी चीज़ें भी हुई। तो क्या इन सब, यही एक बड़ी क्राइसिस थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस, डेथ एंड खाने के लिए दंगे होना, राइट्स, या ऑल ऑफ एबव। यानी सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है ये सारी चीजें कब हुई। सबसिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, जस्ट एक मिनट, मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस। सो इसका मतलब है कि जीवन निर्वाह की क्राइसिस कब हो गई। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि गुजारा नहीं हो पाना, जीवन जीने की क्राइसिस, लोगों को जीने के लाले पड़ गए, गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो वो क्राइसिस किस वजह से हुई बताओ। क्या कभी सूखा पड़ गया, फिर उसके बाद लोगों के पास पैसे नहीं रहे खाने के लिए, और क्या फिर उसके लिए दंगे होने लगे। तो इसी वजह से उनको गुजारा, लोग मरने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट। Which of the following statement is untrue? About third state. So the third state was made of poor only. तो क्या ये सही है कि वो सिर्फ पुअर का था। The third state consists of poor only, यही सही है। बाकी है विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर, ये तो सही है। रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स ओन्ड लैंड्स, ये भी सही है। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू सर्व इन आर्मी और बिल्ड रोड्स, जो किसान लोग थे या तो उन्हें आर्मी में काम करना पड़ता था या उन्हें रोड बनानी पड़ती थी। ये सब सही बातें हैं, ये बात गलत। नाउ अब देखो कि गुलोटिन क्या था। एक डिवाइस। ठीक है, अ गुलोटिन वॉज, तो इसका आंसर है इट कंसिस्ट ऑफ अ डिवाइस ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड बाय विच ए पर्सन इज बिहेडेड। जब वो ऊपर से गिरती थी तो उस ब्लेड से गर्दन कट जाती थी। सो वाज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड, ठीक है, which a person was beheaded, with which a person was beheaded. तो ये एक डिवाइस थी, ऐसा आएगा लिखा हुआ। द वर्ड लिवरे स्टैंड्स फॉर, करेंसी ऑफ द फ्रांस। लिवरे स्टैंड्स फॉर, इट इज करेंसी इन फ्रांस, ये बात सही है। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। What was the subsistence crisis which occurred frequently in France? So subsistence crisis क्या थी? Extreme situation endangering the basic means of livelihood. अब वो पूछा subsistence crisis का मतलब क्या होता है? So subsistence crisis meaning crisis
इन फ्रांस मीन्स फॉर, वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, दैट इज सब्सिडी इन फूड ग्रेन्स, क्या वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है कि खाने में छूट दे दी जाए, कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्या ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है कि बहुत अनाज पैदा हो, कि एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, एक एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिससे लोगों को जीवन जीने का खतरा पैदा हो जाए, एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, लिवलीहुड का मतलब होता है गुजारा, हुड, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए देन इट इज कॉल्ड subsistence crisis. Now, what was a state general? What was state general? तो ये पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल है एंडेंजरिंग, जिससे खतरा पैदा हो जाए, किस चीज का खतरा, लिवलीहुड का, जीविका जीने का खतरा, तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। स्टेट जनरल क्या था, क्या आर्मी जनरल की पोस्ट थी या कोई एक पॉलिटिकल बॉडी थी, या हेड ऑफ लैंड प्रॉपर्टी थी, या एडवाइजर ऑफ किंग था, चार चीजें दी हैं, पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, ए पॉलिटिकल पार्टी, क्या था स्टेट जनरल, हाँ पॉलिटिकल पार्टी। तो स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली ने रिप्लेस किया, क्योंकि स्टेट जनरल में 300 लोग किसके थे, क्लर्जी थे, और 300 लोग नोबेल्टी थे, और 600 लोग इसके थे थर्ड स्टेट के, तो वही थी पॉलिटिकल पार्टी, वो जो 600 प्लस 600, तो 300 और प्लस 300 और प्लस 600, ये जो पार्टी थी ये भी लोगों द्वारा चुनी जाती थी, तो वो ये थी। The term old regime is usually used to describe, the term old regime is usually used to describe, कब ओल्ड रिजाइम कहा जाता है, फ्रांस बिफोर 1000 BC, तो चार ऑप्शन हैं, फ्रांस बिफोर 1000 बिफोर क्राइस्ट, ये तो बीसी है, जब सन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, यानी 0 ईयर से 1000 साल पहले, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789, रिजाइम का मतलब शासन काल, शासन काल, चाहे वो किसी का भी हो, जैसे हमारे यहाँ भी अभी रिजाइम है, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिजाइम है, हम लोगों का शासन है, रिजाइम कभी भी हो सकता है। सोसाइटी ऑफ फ्रांस है, सी क्या है, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, एडी का मतलब है, हाँ एडी का मतलब है आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, तो कौन सा सही है इसमें, बी सही है, वो तो फिर उसके बाद तो सी सही होना चाहिए, ओल्ड रिजाइम है ना, तो बिफोर होना चाहिए 1789 से पहले, उसके बाद फिर नेशनल असेंबली आ गई, फिर वो सब हुआ, तो वो न्यू रिजाइम माना जाएगा ना। तो नेशनल असेंबली का गठन तो ये इस समय हो गया था 91 में, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। विच ऑफ दीज बुक्स वर रिटन बाय जॉन लॉक, विच ऑफ, बोलो, ओके, वाज रिटन बाय, हाँ
जॉन लॉक। सो कौन सी बुक लिखी गई? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बात सही है, टू ट्रीटीज। ट्रीटी का मतलब संधि होता है, तो अब वो तो उसमें मैटर देखने में पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट ने किसी बात पर किससे क्या समझौता किया जिससे लोगों की दशा दयनीय हो गई। आप शाम को मत लीजिएगा फिर। क्या क्या चीज? सर वो डाउट है वो। ओके ओके। हु लेड the representative of third state in Versailles? Who led the representative of 600 people थे। the third state in Versailles? वर्सलीज का बहुत अच्छा महल था, सोने जैसा। सो वर्सलीज में ऑन 20th जून, सिर्फ 20th जून ही लिखा है, तो किसने लेड द थर्ड स्टेट को? तो वर्सलीज में कौन उनका हेड था? तो दैट इज मीरा ब्यू एंड एबी सेइज। उन्होंने वहां पर भी उनका रिप्रेजेंट। फिलोसफर्स भी होंगे। अब देखो, मीरा व्यू तो एक नॉबेलिटीज का था, लेकिन फिर भी वो एक राइटर था, उसने भी बुक्स लिखी हैं, और एबी सेयूज ने पैम्पलेट लिखा है। तो ये दोनों लोग लोगों को एजिटेट करते थे और जगाते थे। तो इन्होंने थर्ड स्टेट को वर्सलीज में भी रिप्रेजेंट किया। फिर वहाँ से जब वॉकआउट किए तो मीरा व्यू और एबी सेई इन सबको ले करके टेनिस कोर्ट पहुंचे। तो किसने इनकी अध्यक्षता की? वर्सलीज के महल में भी जो मीटिंग हुई थी ना स्टेट जनरल की, तो इनकी अध्यक्षता किसने की? मीरा। मेरा भी नोबेल थे। और फिर यहीं से वो सबको उठा के ले गए, चलो ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो अब हम लोग टेनिस कोर्ट चलते हैं, जो रिवर के दूसरी साइड में था। एंड एबी सेइज, क्या सियाज क्या बोलते हैं इसको? सियाइज, एबी सियाइज। ओके, तो ये दोनों ही थे। Which of these provisions were passed by assembly on the night of 4th August 1789? जब बास्तील जेल टूट गई तो क्या चीज पास की गई? Which of these provisions were signed? लूट ली गई थी, were passed by assembly on the night of 4th अगस्त 1789 में क्या चीज संधि की गई? एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम था कि क्लर्जी हैज टू गिव अप देयर प्रिविलेज, टिथेस वर एबॉलिश्ड और ऑल ऑफ द अबव? क्योंकि टिथेस क्या था? एक धार्मिक कर था, रिलीजियस टैक्स, वो भी हट गया था। एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, सारे सामंतवादी प्रथा खत्म हो गई थी, जितने सामंत थे जगह जगह, और साथ में क्लर्जी को अपने प्रिविलेज भी छोड़ देने पड़े थे। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, नाइट ऑफ के बाद क्या है? नाइट ऑफ 4th अगस्त, according to new constitution of 1791, the national assembly was to be the, जो नेशनल असेंबली होगी वो क्या होगी? असेंबली was to be elected directly, appointed by king, elected indirectly, a hereditary body. इलेक्टेड डायरेक्टली। अच्छा, और फिर 50,000 इलेक्टर्स थे और वो फिर 791 को चुनते थे, वो नहीं मालूम है क्या? पहले 3 बिलियन है, यानी 30 लाख लोग कितने को चुनते थे? ठीक है, तो वो 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, और फिर उसी से तो 791 मेंबर्स बने थे नेशनल असेंबली के। तो
तो वो डायरेक्ट इलेक्ट हुए कि इनडायरेक्टली लोगों द्वारा, बताओ। Indirect. हाँ, सो इट इज, ये इलेक्टोरल बॉडी है, इलेक्टोरल बॉडी। और ये क्या है, क्या एक्टिव सिटीजन। और ये कौन है, नेशनल असेंबली, ठीक है, असेंबली, राष्ट्रीय सभा। सो इट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। वो आपके बुक में चार्ट तो बना हुआ है ना, Yes. ठीक है, तो उसी से देख के बता देना। अब देखो, विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, विच ऑफ these rights were not established as natural and inalienable। and अब इसका मीनिंग देखते हैं। जैसे एलियन होता है ना, कोई परदेसी जो अपरिचित होता है, और इनअलियनेबल तो एलियनेबल अभी बता रहे हैं। बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, एलियन का मतलब होता है परिचित, ये अपरिचित, और इन एलियन का मतलब जो बिल्कुल प्राकृतिक। तो कौन से अधिकार नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड दैट इज वेरी नेव, वेरी प्रिस्टाइन, बहुत प्राकृतिक, मौलिक अधिकारों के रूप में किन्हें नहीं, आपके पास क्या है? वर नॉट एस्टेब्लिश्ड, किन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया गया था प्राकृतिक अधिकारों के तौर पर। राइट टू लाइफ को नहीं लिया गया था, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं लिया गया था, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ को नहीं लिया गया था, कि सभी को नहीं लिया गया था। हाँ, ये सारे लिए ही नहीं गए थे इसमें। हाँ, तो नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल। सो विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल बाई कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं गया था। तो कौन कौन से नहीं लिए गए, राइट टू लाइफ लाइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, और थर्ड क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी अधिकार नेचुरल नहीं, ये नहीं माने गए थे कि नेचुरल अधिकार है। अब देखो, नाउ इंडिया साइज एंड लोकेशन पर कर। सो इंडिया साइज एंड लोकेशन, हम आपको ग्राफ का भी वो मैप का भी करा देंगे। Now the tropic of Cancer does not pass through. So पहला क्वेश्चन है, the tropic of Cancer does not pass through। कहाँ से नहीं गुजरता, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। राजस्थान, उड़ीसा है इसका आंसर। सो ठीक है, उड़ीसा ठीक है, उड़ीसा। बाकी सबसे गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है।
द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 82 and 87 and 90. मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया में क्या है कि दो लॉन्जिट्यूड हैं, तो एक 3 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। एक है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड जो यहाँ से पास होगा और एक यहाँ से पास होगा। तो ईस्टर्न वाला ये है, ये कौन सा है? दैट इज 3 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अच्छा 60 ये तो सर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इसका आंसर है। और बीच में 30 का अंतर है, तो जो अगर इधर वाला होगा वो फिर वेस्ट का हो जाएगा, ठीक है, वो भी ईस्ट ही होगा। ईस्ट में चलते जा रहे हैं हम लोग, तो वो जो ग्रीनविच मीन लाइन है उसके ईस्ट में ही है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के कॉमन फ्रंटियर कौन देश हैं? वेस्ट नेपाल. नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स। तो इसका आंसर नेपाल ही होना चाहिए। नेपाल के चारों बस। उत्तर प्रदेश और सबसे नहीं मिलता है, सिर्फ नेपाल से हाँ। join करते हैं। तो if you intend to visit Kavarati during summer vacation, which one of the following union territory of India you will be going to? लक्षद्वीप। Yes, it is correct. Lakshadweep है। My friend, Because Kavalapur is the capital हाँ, of Lakshadweep. yes, it is correct. My friend hails from a country which does not share land boundary with India. So identify the country. तो भूटान, ताजिकिस्तान। तजिकिस्तान। तो हमारा फ्रेंड अगर तजिकिस्तान में है तो तजिकिस्तान की बाउंड्री हमसे नहीं मिलती है। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव? The union territories are 9 and No, sir, 8 हो गए sir. Sir, अभी 8 हो गए. हाँ, 8 टेरिटरीज डज इंडिया हैव? 8 तो हो गई, 10th में भी बता रहे हैं। तो कितनी हो गई अभी? 8 तो हो गई यूनियन टेरिटरी, और स्टेट कितने हो गए 29. देख लेते हैं, इसको 28। चेक कर लेते हैं। ये वो जम्मू कश्मीर हट गया ना। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटी इंडिया हैव? 28 states. 28 According to स्टेट्स no हैं less than be greater than India less और than 8 be UT हो greater गए। than. India comprises 28 states and 8 union territories. चलिए, तो ये तो बात हो गई कि कितने यूटी हो गए अभी की कंडीशन में। विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स? हाँ, Standard meridian of ट्रॉपिक India. ऑफ कैंसर। divides India into 2 equal parts. Standard meridian of India. The ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें दिया गया है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से गुजरती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही तो जाती है। Yes, sir, वो बस फिफ्थ, सिक्स, standard meridian से longitude में होता है. हाँ वो लॉन्गिट्यूड में है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया? व्हाट Seventh position. the position of India in world with respect to area? So it is 7th position है, ये बात सही है, क्योंकि ब्राज़ील, रशिया, चाइना, यूएसए ये सब हमसे ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया
ये सभी ऊपर है, ठीक है। विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? विच मेरिडियन इज डिग्री एस्टेब्लिश, बताइए। हाँ 82 डिग्री हाफ मिनट एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो ठीक मिडिल में पड़ेगा। 82.5 degree in हाँ 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये जो इधर वाली है ये 97.25 ये डिग्री है ईस्ट, और ये जो है 68 पॉइंट समथिंग 7 ईस्ट, तो इनका ऐड करके हाफ कर दो तो 82.5 पड़ेगी, ठीक है। ईस्ट की होगी क्योंकि ये टाइम लाइन होती है ना, लॉन्गिट्यूड। हम लोग फिर से देखो, हम लोग अर्थ है ना, तो ये जो लंदन से जाती है वो जीएमटी है 0, तो उससे इधर है हम लोग, और उससे इधर में ये इंडिया है। तो इंडिया में, अब इंडिया में 2 एक्सट्रीम लाइन है, हम लोग ईस्ट में पड़े ना, ये है इंडिया कि नहीं, तो हम ईस्ट में हुए कि नहीं इससे, तो सब चीजें ईस्ट नहीं कहलाएंगी। ये वाला क्या कहलाएगा 68.7 डिग्री ईस्ट, ये क्या कहलाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और बीच वाला क्या कहलाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट नहीं कहलाएगा। जब सब चीज ईस्ट में ही है तो ईस्ट का ही तो बंटवारा होगा, बोलो। हम लोग ये 0 के उधर ही तो पड़े। तो अब देखो, लेटीट्यूड एक्सटेंड्स इंडिया बिटवीन, तो हमारा 30 का तो लॉन्गिट्यूड भी है, 30 का लेटीट्यूड भी है, तो हमारा लेटीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है? 884 north and 37 degrees east. लेटीट्यूड ऑफ 884 north and 37 degrees east north. एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये बात सही है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ, लगभग ये स्क्वायर जैसा है हमारा। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम विच ऑफ दीज स्टेट्स? मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. पासेस थ्रू, अब देखो 4 चीजें दी हैं, ओडिशा, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब। त्रिपुरा होगा तो। त्रिपुरा से तो गुजरती है, त्रिपुरा. त्रिपुरा से गुजरती है ना, बिहार त्रिपुरा होगा। कहाँ? गुजरती है लास्ट. हाँ, तो त्रिपुरा से गुजरती है, और बाकी कहीं से नहीं गुजरती, पंजाब से भी नहीं गुजरती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो ये आपने बता दिया, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट है कि 82.5 है कि 82 डिग्री 30 मिनट? दोनों एक ही चीज है। जो 82 डिग्री 30 मिनट है वही 82.5 डिग्री है, क्योंकि 1 मिनट में 30 डिग्री होते हैं। नाउ, which of the following is the oldest route between India and other countries? Which of Silk Route. the following is oldest route between? Excuse me sir, मेरे पास एक कंफ्यूजन है कि जैसे ईस्ट का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हैं, हाँ, तो सर ये कैसे पता लगाते हैं कि इतना भी है ये? other countries of world, countries of world, यानी पूरा जो मैप है उस मैप को इन्होंने 180 जितने भी इसकी लेंथ है उसको 180 पार्ट्स में बांट दिया।
या ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 1 डिग्री पे लिया गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और वहाँ से जाते जाते 90 पार्ट किए गए हैं। तो उससे जो ये 90th पार्ट आएगा, तो ये चीज़ है, यहाँ से जब हम इधर चलेंगे ये 0 है, और इधर चलते जाएंगे तो 90 तक पहुँचेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ, और इधर से इधर चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री साउथ। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। तो इस तरीके से हमारे 180 लेटीट्यूड है। डिग्री के टर्म्स में देखोगे तो वो इक्वल नहीं है, क्योंकि डिग्री बाद में धीरे धीरे बढ़ती है, शुरू में जल्दी जल्दी गैप बढ़ेगा, जो भी हो, लेकिन ये है टोटल 180 फाके की गई हैं टमाटर की। अब लेटीट्यूड भी पूरे अर्थ के किए गए हैं। तो लेटीट्यूड में क्या किया गया, अगर हम यहाँ मान लें कि बीच में, अभी हम लंदन के सामने खड़े हैं, ये ग्रीनविच मीन लाइन है, ग्रीनविच एक जगह का नाम है, सो ग्रीनविच। तो यहाँ से अगर मैं इसकी फाके करता जाऊँ तरबूज की, और टोटल यहाँ तक जाके 180 डिवीजन्स करूँ, तो इधर ये वेस्ट होगा, और अगर इधर भी ऐसे ही डिवीज़न करूँ तो जो 180 डिग्री वेस्ट होगा वही 180 डिग्री ईस्ट से मिल जाएगा, और ये अभी ये 0 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही है। समझ में आ गई बात? तो हम लोग जो ग्रीनविच लाइन है, क्या हम उसके इधर पढ़ते हैं, लंदन के इधर हैं, देख लो यूरोप के तो इधर ही है ना हम, तो हम ईस्ट में हुए कि नहीं? तो ये ग्रीनविच लंदन का एरिया है, उसी में 200 वैज्ञानिकों की सभा हुई थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे ऊपर से जो लाइन जा रही है वही ग्रीनविच है। हाँ, लंदन में है, तो इसीलिए जीएमटी इसको कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी से सब लिया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। को लोग पूछते नहीं कि तुम जीएमटी से कितने आगे हो, तो इंडिया जीएमटी से 4.5 घंटे आगे। इधर हमारे यहाँ 4.5 घंटे पहले सूरज उगाता है, जापान में सबसे पहले सूरज उगाता है, दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट, कौन सा ओल्डेस्ट रूट है? ओशन रूट्स, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, लैंड रूट्स, एयर रूट्स। तो लैंड रूट ही ओल्डेस्ट है, और उसका भी नाम है सिल्क रूट है, लैंड रूट ही है, और सिल्क रूट जो आपने बताया था वही उसका नाम। ठीक है, उसमें भी वहाँ के उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया है। 2 मिनट का है, उसको चला दीजिए, बात अधूरी रह जाएगी। now how many states and union territories are there in India? ये तो हमने आपको बता ही दिया है। India achieved multifaceted socio-economic progress during which of the following period? तो इंडिया ने सामाजिक आर्थिक विकास किस पीरियड में किए? Achieved multifaceted इकोनॉमिक प्रोग्रेस कब की इसने? ड्यूरिंग विच पीरियड? तो हमने कब किया? ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, ड्यूरिंग नहीं, इसी में ही है डिकेड्स। थोड़ा सा वो बता रहे इंडिया का सामरिक महत्व क्या, ये लास्ट पैराग्राफ है। तो हम यहाँ हैं, हमारे बहुत सारे लिंक हैं, क्योंकि हम हिंद महासागर में हैं और हमने ये किया है। जब लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे ना इस चैप्टर का, तो उसमें ये भी बात कही गई। सर इंडिया अचीवमेंट की बात है, एक्टिविटी की बात, बोलो। 11th पॉइंट में इंडिया अचीवमेंट की बात क्या है? इंडिया मल्टीफेसेटेड फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो विच इज द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया? लॉन्गिट्यूड की एक्सटेंट क्या है हमारी? विच सीमाएं क्या है? द लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, लिमिट।
ऑफ इंडिया, सो दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट। और क्या है? सर 11 क्वेश्चन में सर क्या पूछा है? पूछा है कि हमने सबसे ज्यादा विश्व में ख्याति कब प्राप्त की। तो क्या ये आजादी के बाद प्राप्त की कि आजादी से पहले? सर क्या प्राप्त की? सारे विश्व में सबसे ज्यादा हमारा सामाजिक आर्थिक विकास कब हुआ, मतलब हाउ वी बिकेम फेमस इन वर्ल्ड। हमने अपना स्टेटस कैसे मेंटेन किया एज ए इंडिया, हम इतना ज़्यादा लोगों में क्यों फेमस हुए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का इतना नाम कब हुआ? तो पिछले 5 दशकों में, 50 साल जो है ना, लास्ट 5 डिकेड, तो उन 50 सालों में, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 5 डिकेड्स में यानी पिछले 50 साल में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया और वर्ल्ड में इसका नाम हुआ है। हमारा बहुत जो डाइवर्सिटी है उन लोगों के सामने खुल के सामने आई है कि वी लिव टुगेदर। तो क्या एक्सटेंट है हमारी? 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा है ना। तो दैट इज द ईस्टर्न। फिर इसके बाद ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया क्या है? बोलो। अच्छा, लेटीट्यूड ऑफ इंडिया, वो तो वेस्टर्न बता रहे हो। इधर वेस्टर्न होता है कि इधर ईस्टर्न होता है? बोलो। 25 मिनट इधर की ओर, इधर ईस्ट होगा ना, और इधर क्या होगा? 12th का यही है कि हमारा एक्सटेंट क्या है, हम कितने लेटीट्यूड, हम कितने लॉन्जिट्यूड से कितने लॉन्जिट्यूड तक हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड क्या है? लेटीट्यूड हमने लिख दिया, लॉन्जिट्यूड लिखो। हाँ, लॉन्जिट्यूड लिखो इसको। नाउ क्या क्वेश्चन नंबर 2 में भी ईस्टर्न मोस्ट ही है। हाँ, ये बात सही है, ये रिपीट हो गया है। विच सर लेटीट्यूड, अगर लैटिट्यूड बोलेंगे तो फिर कौन सा लिखेंगे? लेटीट्यूड 8 डिग्री कितना है? 7 मिनट है, 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर वो फिर कहाँ तक जाएगा? अब उसमें 30 के करीब जोड़ो, 37 पर, हाँ, तो वहाँ तक जाएगा। उसमें क्या है, वो कहेगा कि अगर मान लो लेटीट्यूड पूछे और कहे नदर्न मोस्ट कौन सा है, तब क्या कहोगे? तो ये जो है नदर्न मोस्ट था 8 डिग्री 4 मिनट। देखो, हम हैं अर्थ में, फिर से सुनो, सर हम, ये तो सर सदर्न हाँ बिल्कुल सही है। ये चीज हो गई, ये सदर्न मोस्ट। और नदर्न मोस्ट कौन सा कहोगे? 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ, ये सही कह रही हो, सही बात कही है। 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो, इसमें 2 डायरेक्शन बन रही हैं, ये नॉर्थ है और ये क्या है? तो हाँ, तो सदर्न मोस्ट में भी हम नॉर्थ में ही हैं। तो मतलब नॉर्थ में जो सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है वो ये है, और इंडिया का नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड कौन सा है बताओ? तो नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड कौन सा हुआ? जो बिल्कुल एक्सट्रीम हो, जो जम्मू कश्मीर से जाता हो, वो कौन सा है बताओ? क्या वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है? और जो कन्याकुमारी से जाएगा उसे क्या कहोगे? वो भी नॉर्थ ही है, क्योंकि हम इक्वेटर के ऊपर ही है ना, इक्वेटर के नीचे तो हम गए ही नहीं। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, नाउ
अब देखो, इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से आपको बताना है, क्योंकि नीचे वाला पूछे कन्याकुमारी वाला तो सदर्न मोस्ट है, जम्मू कश्मीर का पूछे तो नदर्न मोस्ट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड बिलोंग टू इंडियन टेरिटरी लाइंग इन अरेबियन सी? विच ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है विच लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार है। लाइज इन अरेबियन सी? सर लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप आइलैंड। हाँ, ये बात सही है। सो अरेबियन सी, इट इज लक्षद्वीप। अब देखो, व्हाट इज इंडिया साइज विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड? तो हमारा साइज क्या है? सर आपने 1 से 4 मिनट में नोट पे था चलन। बोलो क्या चीज? ये बना के दिया ना। हाँ, ये 7th पोजीशन है ना कि यही तो बात है। फिर से समझो, हम लोग ना इस जीरो के ऊपर में है पूरे के पूरे, हम पूरे नॉर्थ टुकड़े में। जैसे अगर हम बात कहें, हम नॉर्थ ही में पढ़ते हैं तो नॉर्थ लिखेंगे कि हम साउथ में पहुंच जाएंगे, हम नॉर्थ ही में तो जा रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हम 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पढ़ते हैं, तो हम नॉर्थ लिखेंगे। हम कैसे नीचे पहुंच जाएंगे कि इक्वेटर से नीचे खिसका दोगे इंडिया को, ऊपर से हथौड़ा मार। अगर कोई पूछे कि कितने लेटीट्यूड से कितने लेटीट्यूड पे हो, वेस्ट पूछेगा तो भी ईस्ट लिखोगी, क्योंकि जीएमटी के तो ईस्ट में ही हुए ना। बोलो, ये भी ईस्ट 68.7 डिग्री ईस्ट, और ये भी ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो ये दोनों भी ईस्ट हैं। कोई पूछे कि वेस्ट मोस्ट लॉन्जिट्यूड, तो भी तो ईस्ट लिखना पड़ेगा। आप जीएमटी के तो ईस्ट में पड़ गए, तो लिखोगे तो ईस्ट ही ना। बोलो, वो तो भारत के रिस्पेक्ट में है कि भारत का वेस्ट क्या है, लेकिन जीएमटी के तो ईस्ट में ही हो ना। बताइए, यही चीज है, इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। विच जोग्राफिकल फीचर बाउंड इंडियाज मेन लैंड साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड? सो विच जोग्राफिकल फीचर bounds India's mainland south of 22 degree north latitude, मतलब 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में ऐसा क्या जोग्राफिकल फीचर है जो इंडिया की मेन लैंड को, विच बाउंड्स इंडियाज मेन लैंड। तो इसमें लिखा है सीज एंड ओशन। इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया है। ये कह रहा है कि विच जोग्राफिकल फीचर बाउंड्स इंडियाज मेन लैंड। मतलब कि इंडिया के 22 डिग्री नॉर्थ पे कौन सा फिजिकल फीचर जैसे हिमालयन माउंटेन? ऐसा हो सकता है कि मतलब 22 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में 22 डिग्री नॉर्थ है, तो 22 डिग्री नॉर्थ के बाद सब सी और ओशन ही पड़ते हैं। उसके बाद हमारा कैसा है ये, मतलब ये जो है पेनिनसुला पड़ जाता है। तो वो कह रहा है क्या जोग्राफिकल फीचर प्रोमिनेंट है 22 डिग्री नॉर्थ के बाद, तो ये सब यानी सब सी एंड ओशन पड़ जाते हैं, तो सब यही चीज़ें बांधती हैं आपस में एक दूसरे को। तो आप ये कह सकते हैं सीज एंड ओशन, ठीक है। या तो अरेबियन सी है, या उधर बे ऑफ बंगाल है, और ओशन की बात करो तो हिंद महासागर। तो एक ओशन पड़ गया, 2 सी हो गए।
अच्छा, बोथ द लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया मेनलैंड इज अबाउट 30। हम इधर से इधर तक भी 30 हैं और ऊपर से नीचे तक भी क्या है 30 हैं। दोनों तरफ से 30 है कि नहीं, इधर से यहाँ तक भी 30। ये स्क्वायर टाइप है। तो ये चीज़ें, बट ऑन लुकिंग एट द मैप ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव डू यू ऑब्जर्व अबाउट इंडिया साइज। तो इंडिया को देखने से सो वी हम जो हैं सो वी have 30 degree latitude and longitude difference. ठीक है, इन इंडियाज मैप, इंडिया के मैप में देखोगे तो इतने का अंतर दिखता है। बट वाइल ऑब्जर्विंग मैप अगर हम मैप में देखें तो इंडिया के साइज के बारे में तो क्या बात सही है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ऐसा लगता है इंडिया के बारे में कि ईस्ट वेस्ट कम है, देखने से ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा कहीं है नहीं। तो देखने से क्या पता चलेगा कि नॉर्थ साउथ लंबा है और ईस्ट से वेस्ट ऐसा लगता है। ये लोअर है और ये लॉन्गर और ये शॉर्टर। तो क्या पता चलता है कि ईस्ट वेस्ट is shorter than north south. extent is shorter than north south extent, ऐसा लगता है मैप को देखने में। नाउ if the local time at Dwarka in Gujarat is 6 am, if the local time at Dwarka, तो द्वारिका गुजरात में है, सी में है, जिसका कि 69 डिग्री 01 मिनट ईस्ट है इन गुजरात। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, हर लॉन्जिट्यूड का अपना एक टाइम होता है और दो लॉन्जिट्यूड में 4 मिनट का फर्क होता है। इज 6 AM, व्हाट विल बी लोकल टाइम एट डिब्रूगढ़, व्हाट विल बी लोकल टाइम एट डिब्रूगढ़, आसाम में है। तो सो वहाँ पर भी तो 6 AM ही हो रहा है। 94 डिग्री 58 मिनट ईस्ट है। तो उस समय वहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली, जो कि आसाम में है, इन आसाम। तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगेगा, आसाम में कि गुजरात में, ये बताओ। असम में। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 94 डिग्री और 58 मिनट, और ये क्या है 69 डिग्री और 01 मिनट। कितने का अंतर पड़ा, क्या ये 57 मिनट? अच्छा, और ये कितना पड़ा, 1 एक्स्ट्रा लो तो 5 और 1 हमने ले लिया है तो 8 में से 6 गया तो 2, क्या ये 25 डिग्री या 26 डिग्री हो गई, क्योंकि 60 डिग्री में 1 मिनट होता है। और इसमें अब 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट का अंतर पड़ जाता है, तो 4 6 जा 24 और 4 2 जा, पर सर स्टैंडर्ड अमेरिकन के वो हिसाब सब से ठीक है। देखने में लोकल तो टाइम का मतलब है कि हर लॉन्जिट्यूड का अपना एक टाइम है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब वो पूरे भारत का टाइम है, पूरे भारत का वही टाइम है, इंडियन टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन लोकल टाइम का मतलब समझो कि 4 2 जा 8 और 104 मिनट, इसमें कितने मिनट और कितने सेकंड हुए बताओ, कितने घंटे हुए। अगर 1 घंटे 60 मिनट निकाल लो तो क्या 44 मिनट हुए,
अच्छा, तो क्या वहां पर जो सूरज उगेगा 1 घंटा 44 मिनट पहले उग चुका होगा? और जब यहाँ 6 बजे हैं तो क्या वहाँ 7:44 हो रहा होगा? क्योंकि अब वहाँ पे वहां पर तो अब सूरज जल्दी उगाया होगा ना। तो यहाँ अब 6 बजे हैं, वहाँ तो 1 घंटे 44 मिनट पहले ही 6 बज गए थे, तो वहाँ अब क्या समय हो रहा होगा? 7:40 ए नहीं, ए नहीं होगा, क्योंकि पहले सूरज का धरती कैसे घूमती है? ये सन है, तो ये ऐसे घूमती है। तो इन सबसे पहले कहाँ सूरज उगेगा बताओ? असम में दिखेगा नहीं, सबसे पहले तो जापान में दिखता है पूरे एशिया। तो डिब्रूगढ़ में दिखेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 जब तक यहाँ दिखेगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूरज 1 घंटे 44 मिनट बाद दिखेगा। जब यहाँ 6 बजे हैं तो यहाँ पर अभी सूरज नहीं निकलेगा, अभी तो यहाँ 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, तो यहाँ कुछ अभी समय हो रहा है। लेकिन जब यहाँ 6 बजे हैं तो यहाँ अभी घूम गई धरती, तब तक टाइम पास होता गया, तो 7:44 हुआ कि नहीं AM? 1 घंटा 44 मिनट का अंतर है। यहाँ पर बहुत सारे काम हो चुके होंगे, यहाँ तो अभी अभी सवेरा हुआ। तो वहाँ का लोकल टाइम क्या होगा? 7:44 AM। हम आगे चल रहे हैं लंदन से, अगर लंदन में किसी भी समय 6 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 12:30 बज रहा होगा, मालूम है कि नहीं? वी आर 4 hour 30 minute ahead of GMT। समझ में आई बात? और सिंगापुर हमसे 2 घंटे आगे है, अगर हमारे यहाँ 6 बजेगा तो सिंगापुर में 8 बजते हैं। यहाँ है ना सिंगापुर, तो वो हमसे भी आगे है, जो जितना ईस्ट में उतना आगे, मतलब 2 घंटे आगे। 18, 19। अब देखो, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू, ये बात सही है, इट इज मिर्जापुर यूपी से पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस्ड इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाई 7000 किलोमीटर? क्या किस चीज ने यूरोप से हमारी दूरी 7000 किलोमीटर कम कर दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज reduced India's distance from Europe by 7000 किलोमीटर? तो वो क्या चीज है? स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल या बकिंघम कैनाल? स्वेज कैनाल है तो ब्लर आ रहा है। सर अभी भी बुलाना। ओके ओके, अच्छा अभी अभी कुछ ठीक हुआ नहीं? तो फिर से ऑफ करें। एक मिनट, कुछ ठीक है? वो 1969 में खुला था कि 1869 में खुला था स्विस का? देख के बताएंगे। स्विस का ना 1869 में खुला था ना? हमें पता नहीं, देख के बताएंगे। ठीक नहीं हो रहा ना? सर एकदम सही है। ठीक है सर। ठीक ना हो तो फोन चेंज कर दें। नो सर एकदम क्लियर है। अच्छा, स्वेज कैनाल, सो दिस इज स्वेज स्विस कैनाल
कैनाल, तो स्वेज कैनाल ने हमारी दूरी उनसे कैसे इतनी कम कर दी वो हम बता रहे हैं आपको। नाउ नाउ स्वेज कैनाल इन वर्ल्ड मैप। वो पेन हटा दीजिए। Here are ओके, some pictures that match. नाउ जस्ट सी कि ये मैप है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो, ये स्वेज कैनाल, अगर इंडिया से हमें यूरोप जाना हो तो क्या हमें अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ेगा कि यहाँ बीच से रास्ता है? ये देखो, ये अगर हम देखें तो एक रास्ता है बीच में बना हुआ है क्या? यस सर। अच्छा, ये यहाँ से हम होकर यहाँ से होते हुए निकल जाएंगे तो हम यूरोप पहुँच जाएंगे कि नहीं, कि पूरा अफ्रीका घूमना पड़ेगा? तो यही चीज़ है, इसका पैसा देना पड़ता है लेकिन हम पहुँच सकते हैं, किराया लेते हैं सीरिया वाले। नाउ इट इज स्वेज कैनाल दैट हैज decreased the distance between here. Now just chapter 1 social science MCQ। Okay, now अब हम डेमोक्रेसी में करेंगे क्या? क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। नाउ डेमोक्रेसी, इंदिरा पॉइंट ये कन्याकुमारी के पास पड़ता है, तो वो डूब गया था। अच्छा, नाउ हाँ, डेमोक्रेसी पे आप क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ओके, तो हम लोग कल की क्लास 12 बजे ही रखेंगे, जिससे सूर्यांश 12 बजे ठीक रहेगी? ठीक है, चेक करेंगे 12 बजे रखनी, अगर 2 रखनी होंगी तो 12 बजे रखेंगे, देखेंगे क्या करना है। द वर्ल्ड डेमोक्रेसी, ओके ठीक है। द वर्ल्ड डेमोक्रेसी वर्ड्स कम्स फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेसी, हाँ, comes from Greek word। डेमोस मीन्स जैसे डेमोग्राफिक है, डेमागॉग जो बहुत लोगों पर शासन चलाता हो, सब कुछ डेमो से बना है, ठीक है। सो डेमोस, डेमागॉगरी, ये सब डेमो से बने हुए हैं, पीपल जो, ठीक है, अच्छा वक्ता हो। द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग और वाइस प्रेसिडेंट? द हेड ऑफ गवर्नमेंट अभी तो नहीं है, रोज न्यूज आती है। गवर्नमेंट इन नेपाल इज प्रेसिडेंट। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट वहाँ का हेड है, जैसे हमारे यहाँ हेड है। सो इन विच केस द रियल पावर विद एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट द लोकली इलेक्टेड
representative. तो in which case was the real powers with external powers. लोकली इलेक्टेड लोगों के हाथ में नहीं थी रियल पावर और बाहरी लोगों के हाथ में थी. ऐसा कहाँ था? इंडिया में, इन श्रीलंका, यूएस इन इराक, इन विच केस बिल्कुल सही was the real power with external power and not, हाँ ये बात सही है, with locally elected representative, locally elected representative. सो ये कहाँ पर था? यूएस इन इराक में भी था और यूएसएसआर इन पोलैंड में भी था. दोनों जगह था, बता रहा है. यूएस इन इराक और यूएसएसआर ने यूनाइटेड सोवियलिस्ट, ये सोशलिस्ट सोवियत ऑफ रशिया, ये पहले था. अब अभी ये टूट गया है. क्या? इन एक मिनट. हाँ, समझिए इस बात को. यानी अगर इराक देश है तो इराक कंट्री में जो वहाँ की पावर है वो वहीं के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इराक ने किस पे अटैक किया था बोलो? कुवैत पे. किस पे अटैक किया था? क्या कुवैत एक कमजोर देश था, वीक कंट्री था? ऐसा इसने 1990 में किया था, अटैक किया. और कुवैत का मित्र कौन था? यूएसए. क्यों मित्र था? क्या वो यूएसए को सस्ते दाम पे तेल देता था? सस्ते दाम पे तेल देता था. तो इराक के सद्दाम हुसैन ने सोचा, यहाँ का वो मोनार्क था, वो कौन था? सद्दाम हुसैन ने. तो इसने सोचा कि मैं पूरा कुवैत कब्जा कर लूंगा तो पूरा तेल मेरा हो जाएगा. यूएसए ने अपनी आर्मी भेजी और कुवैत को भी बचा लिया और इराक के सद्दाम हुसैन को मार डाला. अब पूरे इराक पे भी उसने बोला कि अब सद्दाम हुसैन को मार डाला. लोग बड़ी खुशियां मनाने लग गए, देखो यूएसए ने कितने अत्याचारी को मार डाला. इराक के लोग खुशी मना रहे थे. लेकिन धीरे धीरे यूएसए ने अपने पैर पूरे इराक में जमा लिए. अब लोगों का आना जाना भी यूएसए से पूछ के होने लगा और धीरे धीरे वहाँ के लोग इनके अधीन हो गए. इराक छोटा पड़ गया और यूएसए बड़ा पड़ गया. सब तरफ उसी के सोल्जर नजर आने लगे. तो बताओ रियल पावर इराकियंस के हाथ में रही कि यूएसए के हाथ में रही? ऐसे ही पोलैंड में ठीक नहीं चल रहा था वहाँ शासन. तो यूएसएसआर जो रशिया है, रशिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, रशिया ने कहा हम तुम्हारे यहाँ के सब ठीक कर देंगे. और गया नहीं, उसने ठीक तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब क्या किया, सारी पावर अपने हाथ में ले ली पोलैंड की. बोला हम तुम्हारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे. तो बताओ रियल पावर पोलैंड के हाथ में बची क्या? तो आंसर क्या हुआ? क्या ए एंड बी बोथ? अच्छा, इंडिया इन, हाँ बोलो. इट इज यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया बोलता है. लेकिन ये लोग अगर वीकर कंट्रीज हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं. वो कैसे बोले और किससे बोले? यूनाइटेड नेशन में भी इनकी कोई नहीं सुनता. अमेरिका के खिलाफ और रशिया के खिलाफ तो कोई कहीं नहीं सुनता है. तो अगर शुरू में रोक लेते, इतनी इनमें पावर नहीं है कि रोक सकें. तो इसलिए जब थोड़ी सी गलती करते हैं तो कोई बड़ा देश आता है, कहता है हम तुम्हारी जो है मीडिएशन करेंगे, मध्यक्षता करेंगे. और मध्यक्षता क्या करता है, वो बिचौलिया बन जाता है और पूरा इसको खा जाता है. अपने फायदे के लिए कोई आएगा, वरना अपनी सेना को क्या बोलो? यूएसएसआर का ये अभी स्प्लिट हो गया 17 कंट्रीज में रशिया. तो एक मेनलैंड है, बाकी सब उज्बेकिस्तान, वो अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब इसी के तो पार्ट हैं. समझ में आई? पहले यूनाइटेड था, अब अलग अलग हो गया. इतना ही रखिए, बाकी कल हम क्लास का टाइम जो है आपको भेज देंगे. थैंक यू.